हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक हो गया आप सभी का न्यू वीडियो के अंदर। और आज से हम अपने सी कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं इस गॉड विद टेक्नो के चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि वो सीरीज़ आपको पसंद आए जो मैं लॉन्च कर रहा हूं। और इस सीरीज़ में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे जो आपके डीएसए से रिलेटेड हैं और जो आपके इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सीरीज अच्छी लगे। चलिए सी की सीरीज को आज हम स्टार्ट ही कर देते हैं। बहुत टाइम हो चुका है सी की सीरीज को लॉन्च करने में, बट अब ये लॉन्च हो चुकी है फाइनली। और यहाँ पर मैंने इसके 2 चैप्टर्स बनाए हुए हैं। इन चैप्टर्स को मैं अभी आई थिंक मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ, यहाँ से इसको ओपन करता हूँ सी वाले को। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको इमेज मिल रही है, ये देखिए अभी आपको इमेज दिखाता हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस इमेज को पढ़ लेना। जो भी इसमें बेसिक्स लिखा हुआ है वो सब कुछ है। और मैं डायरेक्टली चैप्टर 1 पर शिफ्ट करता हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर 0 है ये ओनली इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और इस इंट्रोडक्शन को मैं सोच रहा हूँ कि आप इसे नोट्स के थ्रू ही पढ़ें। और मैं इसकी आपको पूरी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, या तो आप बता दीजिए मुझे पहले प्रोवाइड करूँ या फिर पूरे कोर्स के बाद प्रोवाइड करूँ। आप मुझे इस डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि इसका क्या सॉल्यूशन करना है। और तब तक मैं चलता हूँ अपने चैप्टर 1 की तरफ। यहाँ पर मेरे पास नोट्स हैं। ठीक है, तो मैं इन नोट्स को आप सभी को दिखा देता हूँ एक बार। तो गाइस यहाँ पर ये नोट्स हैं जो मैंने खुद ने लिखे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि आज आप इन आपको आज इन नोट्स में से नहीं पढ़ाया जाए और आपको यूजिंग VS कोड आपको इन सब चीज़ों को समझें। ठीक है, और तो चलिए मैं आपको पहले यहाँ पर अपना VS कोड ओपन करके दिखा देता हूँ। आप किसी और सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बात नहीं है कि आप ओनली VS कोड को यूज़ करें। आप कोई और सी आईडीज़ भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ अपने VS कोड को। मैंने इसको फुल स्क्रीन मोड में ओपन मैं बनाता हूँ अपनी न्यू फाइल। और इस फाइल का नेम दूंगा मैं बेसिक। लिखते हैं इसको basic.c। यहाँ पर आपको मैं बेसिक्स कोड के थ्रू आपको टोटल चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक बेसिक कोड लिखेंगे। अभी मैंने कोड लिखा है, मैं क्या करूँगा इसको रन करूँगा। सेव करने के लिए Ctrl+S दबा के यहाँ पर हमने कोड को सेव किया। उसके बाद हम कोड रन पे जाकर अपने कोड को रन करें। ठीक है, ये हो गया, ये रन हो गया है। ना ही इसने कोई इनपुट दिया है, ना ही इसने कोई आउटपुट दिया है, ना ही इसने कोई एरर प्रोवाइड करी है। और ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ नहीं आप इनसे इनपुट मांगा है, ना इससे आउटपुट मांगा है, ना इससे कुछ बताया है। अभी सिर्फ हमने इसके एक नॉर्मल सिंटैक्स को लिखा है। ठीक है, तो मैं पहले सिंटैक्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर क्यों यूज़ हुई है। और ये जो सब कुछ लिखा हुआ है सबके बारे में बात करते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे #include_stdio.h। ये आपकी कुछ हेडर फाइल्स होती हैं। और उसके बाद जब आप इंट मेन लिखते हो तो इंट मेन यहाँ पर एक ऐसा दर्शाता है कि आपका जो कोड है वो भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपने जो भी कुछ लिखा है वो भी यहाँ से लिखना शुरू करोगे। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो इंट मेन लिखा हुआ है ये फंक्शन है एक। ऊपर वाली फर्स्ट लाइन क्या थी? फर्स्ट लाइन थी हमारी यहाँ पर हेडर फाइल्स, और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इंट मेन। इंट मेन यहाँ पर एक बन जाता है आपका फंक्शन। और फंक्शन की मैं बात करूंगा कि इंटीजर नहीं होते हैं यहाँ पर। जितनी भी आपका डाटा टाइप्स होते हैं, डाटा टाइप्स की हेल्प से ये इंट क्या होता है, इंट डाटा टाइप्स होते हैं, कैर डाटा टाइप्स होते हैं, फ्लोट डाटा टाइप्स होते हैं, डबल होते हैं। और ये पूरे डाटा टाइप्स जो होते हैं ये ऑलमोस्ट नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर रखा है, मैं आपको देख कर बता दूंगा। ठीक है, और जितने भी ये डाटा टाइप्स होते हैं उनकी हेल्प से यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये बनाया जाता है। आप जैसे किसी कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको आई थिंक वॉइड में लिख के दिखाते हैं। वॉइड का मतलब होता है कि यहाँ पर नल है, अभी कुछ नहीं ले रहे हैं हम। और यदि इंट लिखते हैं तो इंट का मतलब है कि अब हम इंटीजर वैल्यूज़ को काउंट करेंगे। फ्लोट लेते हैं तो फ्लोट वैल्यूज़ को काउंट करेंगे, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यूज़ को। कैर लेते हैं तो कैर का मतलब हम यहाँ पर कैरेक्टर्स को शो करेंगे। और जब भी आपके किसी भी वर्ड के बाद ये दोनों राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ होता है तो वहाँ पर एक, जैसे मान लीजिए अब हमने लिखा जैसे इंट मेन और उसके बाद इन 2 ब्रैकेट्स को यूज़ करा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 2 ब्रैकेट्स आपको दर्शा दिए जाते हैं कि इसके बाद
आपका मेन और बॉडी ऑफ कोड है, ठीक है। मैं पॉइंट पे आपको सीधा लेकर चलता हूँ। ये जो दो कॉलम, ये जो सॉरी दो ब्रैकेट्स हैं, ये दो ब्रैकेट्स बता रहे हैं कि यहाँ से जो आपका कुछ वर्ड लिखा हुआ है इससे जस्ट पहले, उसको मिलाकर ये जो पूरी लाइन बनी है ये अब एक्चुअल लाइन फंक्शन बन चुका है, ठीक है। अब ये जो लाइन है पूरी फंक्शन ऑफ लाइन हो चुकी है। इसके बाद जो भी आप यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस को यूज करोगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना भी आप कोड लिखोगे, टोटल कोड आपका बॉडी ऑफ कोड के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन क्या है हमारी? फर्स्ट लाइन है कि यहाँ पर आपकी हेडर फाइल्स लिखी जाती हैं। उसके बाद जो आपकी थर्ड लाइन लिखी हुई है, थर्ड लाइन में है इंट मेन, ये आपकी फंक्शंस को डिफाइन करती है कि यहाँ से आपका फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद फोर्थ लाइन में और फोर्थ टू सिक्स्थ लाइन, इसमें यहाँ पर ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि जो आपके कर्ली ब्रेसेस हैं वो आपको ये बताते हैं कि यहाँ से आपका इसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है वो बॉडी ऑफ कोड है। इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जितना भी कोड लिखा जाएगा वो टोटल बॉडी ऑफ कोड है। उसके बाद करते हैं बात हम रिटर्न जीरो की। तो भैया अब हमें ये बताइए कि रिटर्न जीरो का मतलब क्या है? रिटर्न का मतलब रिटर्न हो रहा है, जीरो का मतलब नन, बस इतना सा सिंपल। हाँ भाई इतना सही है। और इसका हम एक्चुअल मीनिंग जो है जब आगे बड़े बड़े प्रोग्राम्स करेंगे उसमें बताऊंगा मैं आपको कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, ठीक है। और यदि मैं नहीं बताता हूँ और उस वीडियो में और आप सभी को पता हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बता देना, मुझे याद दिवा देना कि मैंने ये चीज़ आपको बताई नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि याद रखूंगा, मैं आपको शेयर करूँ आप सभी के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि सेमीकोलन यूज करा हुआ है रिटर्न जीरो के बाद। तो भैया ये सेमीकोलन इसका मतलब क्या है? जैसे आपने इंग्लिश के सेंटेंस पढ़े हैं, वहां पर आप क्या करते हो? फुल स्टॉप का यूज करते हो। अब यहाँ पर क्या है कि कोड ऑफ की जो लाइन है भाई, आप नहीं इसको लगाओगे तो ऐसे ही आप लिखते चले जाओगे, पैराग्राफ बन जाएगा। तो बेचारा आपका कंपाइलर भी ये कहेगा कि भाई इसने पैराग्राफ लिख दिया, क्या लिख दिया। तो इस वजह से आप उसको पॉइंट लिख के तो बताओगे नहीं कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, भले ही आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हो कोड। तो वहां पर कोड की अकॉर्डिंग लिखा जाता है सेमीकोलन। ये सेमीकोलन बेसिकली वो दर्शाता है कि आपका जो लाइन ऑफ कोड है यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इनपुट लेकर दिखाता हूँ, ठीक है। आप भी सोच रहे होगे, पहले तो प्रिंट करके दिखाते हैं आपको कि प्रिंट ऐप बहुत यूज होता है। ये आपने नॉर्मली देखा होगा, सब जगह मिलता है आपको कि ये दिखा देते हैं हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड। तो चलिए हम भी आज पहले आपको हेलो वर्ड ही लिख कर दिखाते हैं ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो। तो भाई हमने हेलो वर्ड लिख दिया है। अब इस हेलो वर्ड के हम बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हमने बता दिया कि भाई हमारा कोड जो है कंप्लीट हो चुका है। अब कंट्रोल एस दबाइए, अपने कोड को सेव करिए। इसे मैं बंद करता हूँ यहाँ से, अब अच्छा दिखाई दे रहा है आपको। अब हम यहाँ पे टर्मिनल पर जाकर अपने कोड को चेक करेंगे। देखिए हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर डाला था कि हेलो वर्ल्ड। तो इस हेलो वर्ल्ड से क्या डिफाइन हुआ, इसने जो भी प्रिंट एफ के अंदर वर्ड लिखे हुए हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसने उसको बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर दिया है आपकी आउटपुट डिस्प्ले पर। ठीक है भाई, इतनी बात हम समझ गए। आगे क्या बताना चाह रहे थे? आगे बताना चाह रहे थे भाई कि अभी हमने यहाँ पर, ए भाई इधर आओ, ये यूज करा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, इस लाइन को कॉपी करके नेक्स्ट में पेस्ट कर दूंगा। और इसमें से मैं पहले आपको ये हटा के दिखाता हूँ। चलिए अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अपने कोड को सेव करता हूँ और यहाँ से आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए आपको क्या दिखाई दिया कि जो हेलो वर्ड है दोनों वो नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा लॉजिक चेंज करने वाला हूँ, आप देखना इंटरेस्टेड है। मैंने यहाँ से बैक स्केप एन को हटा दिया है। अब मैं दोबारा इसको कोड को रन करूंगा, देखना क्या होएगा। दिख गया आपको? समझ गए कि ये जो आपने यहाँ पर बैक स्पेस एन यूज करा था उसका क्या बेनिफिट होता है? कि उसका जस्ट बेनिफिट ये है कि आपका जो कोड ऑफ लाइन है, मतलब जो भी आप सीरीज में प्रिंट करना चाह रहे हैं उसको आप नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में देख पाते हो, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बैकस्लैश एन लगा देता हूँ और ये सारे कोड आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आपकी टेंशन मत लेना। अभी तो खैर छोटे कोड है, जब बड़ा कोड लिखेंगे तब आपको दिख जाएगा, पूरा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक स्कैनफ से मैं कुछ इनपुट लेना चाहता हूँ। मैंने स्कैनफ लिखा और उसकी इस कमांड को मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। तो भैया %d का यूज करा, उसके बाद बाहर आ गए %,
क्या लें, इंटीजर ले लेते हैं, ए ले लिया और उसके बाद हम बाहर आ गए। अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा भाई ए के नीचे इसमें रेड लाइन क्यों आ गई, और यहाँ पर प्रॉब्लम्स में भी दिखाई दे रहा है, वन प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं भाई, सबका सॉल्यूशन है हमारे पास, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप सीधा आइए, इंट लिखिए, उसके बाद ए इज इक्वल टू लिख दीजिए, जो भी आपको लिखना है। हमने लिख दिया 33 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने इस लाइन को भी दिखा दिया इसको। अब देखिए कि प्रॉब्लम गायब हो गई, खत्म, जीरो प्रॉब्लम आ गई। तो अब इसने क्या करा कि इसने कहा मुझसे कि भैया आपने स्कैनएफ लिया। पहले मैं इसकी एरर की बात बताता हूँ। जब आपने स्कैनएफ लिया, स्कैनएफ और प्रिंटएफ, सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं। जो प्रिंटएफ होता है वो आपके आउटपुट स्क्रीन पर अपने आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। स्कैनएफ जो होता है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करा जाता है। और इसमें यहाँ पर आपको मान लीजिए जैसे अभी मैंने इंट लिया है, तो इंट के लिए यहाँ पर आपको %d यूज करते हैं। वो सभी मैं आपको डाटा टाइप्स के अकॉर्डिंग जैसे आपका सीरीज आगे बढ़ेगी तो उसमें बता दूंगा। और मैं बताता हूँ, इंट के लिए आप यहाँ पर %d यूज करते हैं, फ्लोट के लिए यहाँ पर %f यूज करते हैं, कैर के लिए, करेक्टर्स के लिए यहाँ पर आप यूज करते हो %c। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी हैं उन सभी के लिए पर्टिकुलर लिखते हो, मैं उनको बता दूंगा आपको। उसके बाद आप कोमा लगाकर %m यूज करेंगे। यहाँ पर ये एक आपका ऑपरेटर बन जाता है, ठीक है। और ये आपको एक ऐसा दर्शाता है कि एंड % क्या होता है। एम, कुछ लोग बोलते हैं इसको %, कुछ लोग बोलते हैं %। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो यही है कि %। अब यहाँ पर आपने ए लिखा, एरर आ रहा था और अब नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है भाई? ऐसा कौन सा लॉजिक है कि जो पहले एरर आया और अब नहीं आ रहा है? पहले एरर इसलिए आया कि आपने ए को डिक्लेयर नहीं करा है, ए को आपने डिफाइन नहीं करा है। आपने जस्ट उससे कहा कि हमें इस ए की वैल्यू दे दीजिए। और ये कोड क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि भाई आपने ए को बिल्कुल डिक्लेयर ही नहीं करा है, हमें यही नहीं पता ए है क्या। ए वेरिएबल में काउंट करा जाए, ए आपके इंटीजर काउंट करा जाए, क्या काउंट करा जाए? इसको वेरिएबल मानूं या फिर इसको कॉन्सोनेंट मानूं, क्या मानूं इसको? तो आपने ए को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब आपने लिख दिया इंट ए इज इक्वल टू 33। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि यदि आप इंट ए इज इक्वल टू 33 ना भी लिखो तो भी आपका कोड बिल्कुल रन है, क्योंकि उसको इस चीज से मतलब नहीं है कि आप साथ में वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप उसको एक वेरिएबल बना के छोड़ रहे हैं। उसका सिर्फ ये पर्पज है कि आप उसको कांस्टेंट मानिए, वेरिएबल मानिए, बस आप उसको एक बार डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसको ए को डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको चेकआउट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और भाई सेव करना भूलना मत, Ctrl+S दबा के सेव हो जाता है, बहुत ईजी है। देखिए अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आइए टर्मिनल पे। टर्मिनल पे आपको दिखाई दे रहा होगा हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ पर इसने एक छोड़ दिया है, मतलब कुछ आस्किंग करना चाह रहा है। चलिए मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल देता हूँ। जैसी वैल्यू डालूंगा और एंटर करूंगा, देखना मैजिक दिख गया आपको। मैजिक ये है कि जैसी आपने इसको वैल्यू डिफाइन करी तो जो आपका कोड है वो बाहर आ चुका है, जो आपके लाइन ऑफ कोड है वो खत्म हो चुका है। मतलब कहने का ये है कि जो उसका मेन पर्पस था वो कंप्लीट हो चुका है। प्रिंटएफ का मतलब यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है, स्कैनएफ का मतलब यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। तो भैया अब आप ये मत कहना कि मुझे ये दोबारा समझ में, ये मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बता दीजिए। तो आपके कहने से पहले हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो भैया सबसे पहले तो बात करेंगे फर्स्ट लाइन के बारे में। ऑलमोस्ट आप सभी को रट गया होगा कि ये हेडर फाइल्स होती है। उसके बाद यहाँ पर आपका इंट मेन जो होता है ये फंक्शन कहलाया जाता है। दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका जितना भी कोड लिखा जाता है वो पूरा आपका ये कोड होता है, बॉडी ऑफ कोड कहलाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर यदि इंट ए इज इक्वल टू अनदर वैल्यू, एनीथिंग वैल्यू, यू भी जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हो वो वैल्यू जो लिखी जाती है वो एक आपका वैल्यू, मतलब किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल या फिर करेक्टर को, कॉन्सोनेंट को यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है बेसिकली। उसके बाद प्रिंटएफ यहाँ पर आपका आउटपुट में हेजिटेड दिखाना होता है, और स्कैनएफ आपका इनपुट लेने के लिए यूज होता है। रिटर्न जीरो क्या होता है? रिटर्न जीरो यहाँ पर आपकी मतलब ये बताता है कि जो आपका कोड है उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए इसको, रिटर्न जीरो हो गया, अब वो बंद कर देगा, वो एग्जिट हो जाएगा।
रिटर्न जीरो मतलब एग्जिट ऑफ बॉडी ऑफ कोड। जैसे आप थैंक यू लिखते हो ना लेटर्स में, एप्लीकेशन में, लास्ट में आपने थैंक यू लिख दिया और उसके बाद अपने वे नेम और एड्रेस ये डाल दिए, डेट वेट डाल दिया, साइन कर दिए, बस। तो जैसे ही आप डेट और साइन करते हो तो लास्ट में वो चीज़ हो जाती है आपकी यहाँ पर, ये लास्ट का कर्ली ब्रेसेस। और जैसे ही आप थैंक यू लिखते हो, थैंक यू बन जाता है आपका रिटर्न जीरो। तो मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आपको धीरे धीरे इस रिटर्न जीरो के बारे में जितना भी कुछ है, जितना भी कोड से रिलेटेड होगा, मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूँगा। चलिए फटाफट से मैं इस चीज़ को कंप्लीट करता हूँ और अब आ जाते हैं अपने पीडीएफ की तरफ। तो थोड़ा सा एक बार इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। बहुत देर से आप वेरिएबल, वैल्यू, कॉन्सोनेंट ये सब सुन रहे होंगे, तो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं इनके बारे में भी। वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर कहलाया जाता है बेसिकली, जिसके अंदर आप पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इंट एज इक्वल्स टू 33 लिखा, तो यहाँ पर भी इसने लिख रखा है एज इक्वल्स टू 3, मतलब ए के अंदर आपने 3 वैल्यू को साइन कर दिया। जैसे आप लिखते हो एज इक्वल्स टू 3, एज इक्वल्स टू 4, तो नॉर्मली जो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो ये है कि ए और 3 दोनों इक्वल है। बट यहाँ पर जो बात है वो बात ये है कि जो 3 है वो ए के अंदर डला हुआ है। कुछ हजम नहीं हो गई है बात, चलो हजम भी करवाते हैं आपको। आपने कहा कि ए इज इक्वल टू 3 है। इस चीज को हम अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। आप किचन में जाना, किचन में जाकर आप देखना कि कोई जार रखा हुआ है, उस जार के अंदर कुछ एलिमेंट रखा हुआ है। एलिमेंट मतलब अरे भाई केमिस्ट्री वाले एलिमेंट नहीं, यहाँ पर कुछ कोई ऐसा, मान लो उसके अंदर चीनी रखी हुई है, ठीक है, उस जार के अंदर आपको चीनी रखी हुई मिल गई। आप क्या करोगे? ये बस सोच रहा है कि जार के अंदर चीनी रखी हुई है। आप उन दोनों चीजों को अलग अलग करके देखो। जैसे ए इज इक्वल टू 3 है, तो आप उसको ऐसा करके देखना जार इज इक्वल टू चीनी। तो मतलब क्या हुआ कि चीनी जो है वो जार के अंदर ही तो है। या ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि जार बराबर चीनी मैथ के अकॉर्डिंग। भाई कोडिंग है, कोडिंग के अकॉर्डिंग से समझो और थोड़ा सा लॉजिक बिल्डअप अपना करना शुरू करो, क्योंकि लॉजिक ही लॉजिक है बस, इसके अंदर और कुछ नहीं है। बस आप एक बार इन्हें पढ़ लेना, ये जितने भी इसमें लिखे हुए हैं इसके थोड़े से रूल्स हैं, और आगे जो भी है बता दूंगा। इसके टाइप्स हैं, वो टाइप सबसे लास्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट के बारे में बात करते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होता है? ये एक ऐसा कॉन्सोनेंट है, एन एंटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इज कॉल्ड एज कॉन्सोनेंट। भैया कुछ समझ में नहीं आई ये बात आपने क्या कह दी, चलो इसको भी समझाएंगे आपको। वेरिएबल को तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं इसको पूरे एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस प्रिंटफ वाली लाइन को करता हूँ यहाँ पे हाइड, ये आपकी यहाँ पर हो गई हाइड। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको पहले वेरिएबल का एग्जांपल दे देता हूँ। चलो मैंने यहाँ पर 33 लिख दिया। चलो भैया मान लिया आपने 33 लिख दिया। अब आप क्या करोगे कि आपने पहले डिक्लेयर कर दिया एज इक्वल टू 33 है, ठीक है। आपने स्कैनएफ भी लगा दिया है, वहां पर आप एक ही वैल्यू बूझ रहे हो उससे। क्या करना चाह रहे हो तो भाई? अरे भैया आप करना क्या चाह रहे हो फिर यहाँ से? चलो आपको इस चीज को भी अच्छे ढंग से समझाते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, -1, 5, 3, 8 ये टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। इंटीजर्स कॉन्सोनेंट, इंटीजर कांस्टेंट है, सॉरी, ओके। और ऊपर आओ, ऊपर आपको क्या लिखा दिया है? ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4.7, सी इज इक्वल टू ए। तो आप कुछ रिलेट करो इनसे, कर पा रहे हो रिलेट? जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको आप रिलेट करने की कोशिश करो। यदि रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो सुनो। मानो कि आपने एज इक्वल टू 3 लिख के बता दिया, ठीक है भाई, हम समझ गए कि जो 3 है वो ए के अंदर पड़ा हुआ है। चलो इस चीज को साइड करो। उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो 3 है उसको हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैन ऑफ यूज करके, ठीक है। और यदि आप एक ऐसी वैल्यू लेना चाह रहे हो कि जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे मैंने लिखा था इंट ए, ये मेरा
टर्मिनल वर्क नहीं कर रहा है गाइस, 1 मिनट रुकना, मैं इसको भी पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको। ये आ गया। यहाँ पर ये कुछ बूझ रहा है, मुझसे कह रहा है कि आप जो भी एक ही वैल्यू देना चाहते हो हम उसे वो मान लेंगे, हम 33 नहीं मानेंगे। मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, 2 के बाद एंटर मारूंगा, ये कह रहा है कि हाँ अब एक ही वैल्यू आपकी 2 हो चुकी है। तो ये क्या बन गया भाई, ये तो अन्याय हो गया। कॉन्स्टेंट के साथ कॉन्सोनेंट और कॉन्स्टेंट में मेरा जो है ना थोड़ा सा बोलने के टाइम पर लेवल बिगड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक अन्याय हो गया कि भाई वेरिएबल तो कह रहा है कि यार हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रही, आपने पहले 33 बता दिया, फिर आपने उसमें 2 वैल्यू डाल दी। तो आप पहले बता रहे हो कि इस जार के अंदर चीनी रखनी है, फिर आपने क्या करा, चीनी की पन्नी निकाल के उसके अंदर दाल की पन्नी रख दी। तो भाई उसकी तो इज्जत ही नहीं रही, जार किसका रहा, वो तो यही समझ में नहीं आ रहा जार को कि चीनी का जार बनाए या दाल का जार बनाए इसको। तो ये कहलाता है यहाँ पर आपका वेरिएबल। और बात करेंगे कांस्टेंट की कि कांस्टेंट का क्या मीनिंग है। तो एक सेकंड, कांस्टेंट को भी आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए अब मैं यहाँ पर खाली इंट ए लिखता हूँ, ठीक है, ये मुझसे डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा। ये कह रहा है कि भाई हमें पता नहीं है कि ए के अंदर है कुछ या नहीं है, यहाँ पर इसने इसको डायरेक्ट कांस्टेंट मान लिया कि हाँ यार ए कांस्टेंट है एक, ठीक है, और तुम इस कांस्टेंट को चेंज कर लो। कहाँ से करोगे भाई, तुमने पहले कुछ डाला ही नहीं, उसमें खाली है वो, तो चेंज करने पर तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा भाई। 0 में तुम कुछ ऐड करोगे तो वही तो, जो ऐड करोगे वही तो मिलेगा आपको। तो यहाँ तो 0 है, ए की वैल्यू अभी यहाँ पर आप लिखो या मत लिखो 0 ही है। तो हमने 8 डाल दिया, देखो इसने 8 को एक्सेप्ट कर लिया, कर लिया नहीं कर लिया, कर लिया भाई। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर आप जो भी कुछ है देख लेना करेक्टर और रियल के बारे में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी जो मैं इनको पूरी टोटली एक्सप्लेन करूँ। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर आपको समझा दूंगा। और यदि नहीं भी समझ में आ रहा है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम का, ठीक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके कीवर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये पूरी सी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर 32 होते हैं। भैया आपने पहली लाइन ये लिख रखी है कि 32 कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी इस लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, ठीक है जी, पर ये है क्या, कीवर्ड ही नहीं समझ पा रहा हमें। तो कीवर्ड दोनों को ब्रेक करो। की मतलब छोटा, मतलब ये आप ऐसे कह सकते हो कि उसका एक चाबी टाइप का, ठीक है, जैसे ताले की चाबी होती है, तो ऐसे यहाँ पर आप इसकी की मान के चलना। और वर्ड कोई ताला हो गया, तो ताले की चाबी, तो कुछ ऐसा उसको रिलेट करो। नहीं कर पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, उससे बताएंगे हम। दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स हुज मीनिंग इन ऑलरेडी नोन एज कंपाइलर। भैया हम इस लाइन को भी नहीं समझ पा रहे। तो इस लाइन का मतलब बेसिकली यही है कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो पहले से डिफाइन होते हैं हमारी सी लैंग्वेज के कंपाइलर के अंदर। अब सी लैंग्वेज का कंपाइलर कौन सा होता है भैया, इसका कंपाइलर होता है जीसीसी कंपाइलर। उस जीसीसी कंपाइलर के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं उन लाइब्रेरीज में ऑलरेडी डिफाइन है ये सारे आपके कीवर्ड्स। तो ये बस इतने कीवर्ड्स हैं, हाँ भाई इतने ही कीवर्ड्स हैं, और आप बस इतनों को ही फॉलो करना, ठीक है। तो मैं एक बार आपको नेम से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कौन कौन से हैं। इंट हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया, ऑटो हो गया, ब्रेक हो गया, केस हो गया, कांस्टेंट हो गया, कंटिन्यू हो गया, साइज ऑफ हो गया, साइन हो गया, शॉर्ट हो गया, रजिस्टर हो गया, रिटर्न हो गया, लॉन्ग हो गया, डू हो गया, डिफॉल्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर आपके ये अदर है, ठीक है। तो आप इन सभी को एक बार चेकआउट कर लेना। और हाँ एक चीज़ और है, आप नोट्स अपने खुद बना के चलें ताकि आप उन नोट्स को अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर गो थ्रू कर सकें इजीली, क्योंकि अपने नोट्स से बेस्ट होते हैं भाई। मेरे नोट्स से आप हेल्प ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप मेरे नोट्स को भी पढ़ सकते हो, इसमें कुछ बुरा लिखा हुआ नहीं है। आप इन नोट्स की हेल्प से अपने नोट्स बना सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और आगे हम बात करेंगे कि यार ये हमने फाइल प्रोग्राम, ये हमने इस चीज़ को यहाँ पर क्यों लिख दिया। चलो कोई नहीं गाइस, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप एक बार देख लेना। और फाइल पता है आपको डॉट सी के नाम से सेव होती है, प्रोग्राम आपको बता दिया है मैंने कैसे कैसे होते हैं, क्या होता है उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर आउटपुट भी दिखाई दिया आपको कि टर्मिनल पे जाकर आपको आउटपुट मिलता है। और ये स्ट्रक्चर्स की बात है, इनको भी आप पढ़ लेना, ठीक है।
हाँ, इंस्ट्रक्शन जो होने चाहिए आपके केस सेंसिटिव होने चाहिए। यहाँ थर्ड लाइन को बहुत अच्छे ढंग से याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं कमेंट के बारे में। भैया आपने कोड के अंदर ये 2 लाइन ग्रीन कर दी, ठीक है, तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, ये मतलब आपने ग्रीन करते ही हेलो वर्ड नहीं लिखा इसने। जैसे ही आप इसे हटाओगे ग्रीन से तो ये हेलो वर्ड भी शो कर देगा। तो ये मतलब क्या है, ये क्या लोचा है? तो भैया ये एक ट्रिक है। क्या? कंपाइलर कहता है कि जिस लाइन को आपने कमेंट कर दिया वो सिर्फ आपकी मेरी नहीं है। वो जिस लाइन को आपने कमेंट कर दिया वो लाइन सिर्फ आपकी है, मेरी नहीं है। भैया ये क्या बात हुई? कंपाइलर भी ऐसी बात करता है, आपकी और मेरी? हाँ भाई, वो ऐसी बात करता है, वो समझता है, वो आपकी फीलिंग्स को समझता है। मान लो कि आपने कोड के अंदर लिख दिया कि मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, क्या लिखा जाए? दिस इज बेस्ट फॉर यू। देखना क्या हो गया, कितनी एरर आ गई आपको? 5 एरर दिखा दी इसने। जैसे आप इस लाइन को कमेंट करोगे उसके बाद ये कहेगा अरे भाई, भाई मैं तो समझ गया, तो लाइन आपकी है मेरी नहीं है। ये जो कमेंट होता है ना, ये बेसिकली जो बड़े डेवलपर प्रोग्रामर्स होते हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि अपना कोड लिखते समय जो भी आपको लग रहा है कि मान लो अभी आप जैसे आपने लिखा क्वेश्चन लिख रहे हो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपने फाइल बनाई, फैक्टोरियल के नाम की आपने फाइल बनाई, फैक्टोरियल डॉट सी, और आपका पूरा क्वेश्चन था। आप सोच रहे हो कि यार इस क्वेश्चन को ही मैं इसमें एडिटेड डाल दूं, और मैं जब इन फ्यूचर इस फाइल को ओपन करूँ तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन देख के समझ जाऊंगा कि हाँ ये कोड मैंने किस क्वेश्चन का लिखा है। तो वहाँ पर आपके लिए ट्रिक है, लिखते जाइए लाइन को, सारों को कमेंट कर देना। अब यहाँ पर कमेंट भी आ जाती है आपकी दो टाइप की, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। अभी तक मैं आपको ये दो, यहाँ पर आपको दो ये 2 स्लैश यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ लगाकर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइन कमेंट हो जा रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मल्टी लाइन भी आता है। मल्टी लाइन के अंदर क्या होगा, मल्टी लाइन के अंदर सेम ऐसा होगा कि आप स्लैश लगाओगे, स्टार लगाओगे, उसके बाद कमेंट लिखोगे, जो भी कुछ लिखना है आपको, टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट के बाद आप क्या करना है, स्टार लगा के देन स्लैश यूज कर लेना। और जो आपका वही है कि इसमें मैंने वही लिख रखा है जो मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ आपको। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको इजी लैंग्वेज में मैं बता दूँ, उसके बाद आप नोट्स की लैंग्वेज से गो थ्रू हो जाना, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, इंट्रो डॉट सी, सी कंपाइलर, इंट्रो डॉट ई। अब यहाँ पर सी कंपाइलर जो होता है ये क्या करता है? कंपाइलर कंपाइल करता है, ठीक है। कंपाइलर कुछ समझे नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। तो भैया हमने जैसे आपके फाइल का नेम लिखा हुआ है डॉट सी से, तो ये तो हम समझ गए। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये कंपाइलर क्या है? कंपाइल करता है, कंपाइल क्या होता है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। भैया कंपाइल का मतलब ये होता है कि आपका जितना भी जो बॉडी ऑफ कोड है, जो आपकी जीसीसी है, जीसीसी क्या बात है भाई, ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसा चीज़ है कि आपने तो लिख दिया, इंग्लिश में टाइप कर दिया आपने, ठीक है, बट दिक्कत तो भैया ये आ रही है कि अब जो सिस्टम है, सिस्टम कैसे समझ रहा है उस चीज़ को? सिस्टम तो ओनली बाइनरी लैंग्वेज को फॉलो करता है। बाइनरी में तो आपने लिखा ही नहीं 0 1 में, तो जो आपका कंपाइलर है उसको कन्वर्ट कर देता है आपके इस बाइनरी टेक्स्ट से, वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा 0 1 में। अच्छा, तो ये है बात, ये है कंपाइलर। हाँ भैया ये है कंपाइलर, इसको कहते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर क्या करेगा, बॉडी ऑफ कोड को कंपाइलेशन कर देगा उसको पूरा, विद द हेल्प ऑफ जीसीसी कंपाइलर। भैया जीसीसी सी लैंग्वेज के लिए यूज होगा, कौन कौन सी लैंग्वेज के लिए यूज होएगा ये? हाँ भाई ये सी लैंग्वेज के लिए यूज होएगा, ओनली ओनली सी लैंग्वेज के लिए। चलो, और बाद इंट्रो डॉट ई फाइल जो नेम है फाइल का, उसके बाद डॉट ई क्या है ये? अरे भैया एग्जीक्यूशन क्या होता है? एग्जीक्यूशन में आ रहा है लिखा हुआ ई एक्स ई, कंपाइलर में लिखा हुआ आ रहा है
सी कंपाइलर, ठीक है, समझ जाओ। जी सी सी मतलब जी मुझे डायरेक्टली कन्वर्ट करने का है, सी 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 कंपाइलर। अरे थोड़ी सी अपनी भाषा में कनेक्ट करो भाई। जैसे ही आप उसको अपनी डेली लैंग्वेज से कनेक्ट करोगे ना, तभी आपके लॉजिक्स बिल्ड होंगे। तो लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास तरीका है। मैं यहाँ पर आपको सीधा दिखाता हूँ अपनी फाइल्स में जाके। जैसे ही मैंने इस लाइन को बेसिक डॉट ई एक्स करके मैंने यहाँ मतलब बेसिक डॉट सी के नाम से अपनी फाइल बनाई, उसको मैंने जैसी रन करा, रन करने के बाद यहाँ पर एक ये ई एक्स जो है एग्जीक्यूटिंग फाइल बन चुकी है। अभी आप फाइल को ओपन करोगे, ये ओपन नहीं होएगी, ठीक है। बट साथ में आपको यहाँ पर ए डॉट ई एक्स और दिखाई दे रहा होगा। तो भैया आपने ए डॉट सी के नाम की तो कोई फाइल ही नहीं बनाई, तो उसकी यहाँ से ए डॉट ई एक्स कहाँ से आ गया? तो ये एक ऐसी मतलब ऐसी एम्प्टी फाइल होती है कि जब आप एग्जीक्यूशन करते हो ना, तो ये फाइल अपने आप जनरेट हो जाती है। तो भैया इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ? नहीं भाई, इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये बेसिकली आपके कोड को समझाने के लिए होती है कि हाँ आपका जो कंपाइलर है वो इजीली काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये बात है, हाँ जी ये बात है। चलिए, यदि अब भी कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लेना मुझसे कमेंट करके। यदि नहीं आ रहा है समझ में तो वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बाद में फिर आप कमेंट करो कि नहीं भाई हमें तो ये बात समझ में नहीं आई थी। यहाँ पर आप लाइब्रेरी फंक्शंस को एक बार रीड आउट कर लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, वही है जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के। तो हाँ भैया, जो आपने वेरिएबल्स पढ़ाए थे सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाए थे वेरिएबल्स, आपने कहा था कि टाइप उसके लास्ट में लिखे हुए हैं। अच्छा तो यही है इसके टाइप? हाँ जी भैया यही है इसके टाइप्स। तो बस ये आई थिंक लास्ट पेज है, यस लास्ट पेज है। उसके बाद वीडियो को ओवर करते हैं। तो दोस्तों फटाफट से इसके टाइप्स को और देख लेते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स। ये दोनों आपको 3 टाइप्स में नजर आ रहे हैं। भैया ये दोनों सेम होते हैं कि इंटीजर, रियल और कैरेक्टर के लिए यूज होते हैं बस ये? हाँ भैया ओनली इन्हीं के लिए यूज होते हैं। बस आप इन चीजों को फोकस करना जो इनके साइड में लिखा हुआ है, इंट इज इक्वल टू 3, फ्लोट इज इक्वल टू 7.7। यदि आप ऐसे लिखोगे तो सही है। यदि आप लिख रहे हो इंट इज इक्वल टू 7.7 तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। कैरेक्टर ए इज इक्वल टू बी तो ये भी सही है। चलो ठीक है। अब हमने आपको प्रिंट एफ बताया था, इसमें मैंने यहाँ पर दिखा रखा है आपको लाइब्रेरी फंक्शन के यहाँ पर अंदर मैंने आपको प्रिंट एफ समझा दिया है पूरा। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र एक हेडिंग डाल के, उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको स्कैन एफ पूरा समझा रखा है। और ये जो बताया था ना मैंने एम्परसेंट जो होता है बेसिकली एड्रेस ऑपरेटर होता है। इट मीन्स कि ये जो सप्लाइड वैल्यू शुड बी कॉपीड टू द एड्रेस विच इज इंडिकेटेड बाय वेरिएबल आई। ये बताता है कि जो आपकी जो वैल्यू है वो कॉपी हो गई है, उसका जो एड्रेस है। बेसिकली एड्रेस ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि जो उसका एड्रेस है उसने कॉपी करके उसी पे डाल दिया है जिस वेरिएबल में आप इसको निकाल रहे हो। आई लिखा है तो इसने वेरिएबल आई को इंडिकेट करा है यहाँ पर, ठीक है। उसका जो एड्रेस था उसने एड्रेस को कॉपी करके आई के अंदर मतलब आई को इंडिकेट कर दिया। चलो तो भैया इतना हो चुका है, और आने वाली वीडियोस में जो भी बचा कुचा है उसको हम निपटाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।